हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे यूपी टेट के लिए एसएसटी के देखिए मोर वन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज के सेशन में सभी लिए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि देखिए मोर वन से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। और देखिए जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आगे की क्लासेस मेरी आपको मिलती रहेगी। तो चलते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य राजवंश की स्थापना की थी देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मौर्य राजवंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? वह हो जाएगा यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौटिल्य चाणक्य थे तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं वह देखिए कौटिल्य हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के देखिए प्रधानमंत्री हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं तो कौटिल्य हो जाएगा। यह क्वेश्चन देखिए काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को कब पराजित किया था? वह हो जाएगा यहाँ पे 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को पराजित किया था तो 305 ईसा पूर्व में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज किसके दरबार में यूनानी राजदूत था? तो मेगस्थनीज किसके दरबार में यूनानी राजदूत था? वह हो जाएगा यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी वह देखिए मेगस्थनीज ने लिखी थी। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी मेगस्थनीज ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी लेखकों ने अमित्रोचेट्स किसे कहा है? तो वह हो जाएगा बिंदुसार को कहा है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूनानी लेखक ने अमित्रोचेट्स कहा है वह बिंदुसार को कहा है। देखिए अमित्रोचेट्स का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में किया था। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व में किया था। देखिए आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन लिए हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। और देखिए ऐसे ही करके आपको एसएसटी के सभी देखिए जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं प्लस देखिए एमसीक्यू अभी तक जो सिलेबस के अनुसार आपको क्वेश्चन करवा चुके थे वह सभी आपको देखिए रिवीजन कराने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की क्लासेस मेरी मिलती रहे। देखिए 2011 से लेकर 2022 तक के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं सभी आपको कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए कल से आपको जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? वह हो जाएगा देखिए बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए मौर्य वंश से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षा दी थी? तो अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षा दी थी? तो वह हो जाएगा उपगुप्त ने दी थी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी थी उपगुप्त ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप बनवाया था तो वह हो जाएगा यहाँ पे अशोक ने बनवाया था। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में शिक्षा का
प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो वह हो जाएगा देखिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तक्षशिला था। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? वह हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, 1837 में पढ़ा था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखिए पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक ने की थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रीनगर की स्थापना की थी मौर्य शासक अशोक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? तो वह हो जाएगा देखिए प्राकृत भाषा का। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी वह प्राकृत भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो वह हो जाएगा देखिए इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, मास्की और गुर्जरा में मिलता है। अशोक का नाम अशोक मिलता है वह मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासनकाल में विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बिंदुसार के शासनकाल में विद्रोह कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तक्षशिला में हुआ था। बिंदुसार के शासनकाल में विद्रोह हुआ था तो वह तक्षशिला में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन बिताए थे वह देखिए श्रवण बेलगोला में बिताए थे। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन बिताए थे श्रवण बेलगोला में बिताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों में उसे किस नाम से संबोधित किया गया है? तो अशोक के अभिलेखों में उसे किस नाम से संबोधित किया गया है? तो वह हो जाएगा देखिए इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, प्रियदर्शी के नाम से उसे संबोधित किया गया है। अशोक के अभिलेखों में उसे प्रियदर्शी नाम से संबोधित किया गया है। तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई किसे कहा जाता है? तो मौर्य काल में एग्रोनोमोई किसे कहा जाता है? तो वह हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मार्ग निर्माण अधिकारी को कहा जाता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मौर्य काल में एग्रोनोमोई कहा जाता है तो मार्ग निर्माण अधिकारी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त हैं। देखिए आप लोगों की लाइक शेयर की संख्या बहुत कम होती है, तो प्लीज़ आप लोग देखिए सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दिया करिए। जैसा कि मैं बार बार नहीं कहती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग देखिए अपने से कर दिया करिए। और देखिए अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए, आपको क्लास कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करिए आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? वह देखिए श्रीलंका में भेजा था। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा था, श्रीलंका में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? वह हो जाएगा देखिए अजीवक संप्रदाय हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिंदुसार अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो चाणक्य का दूसरा नाम था देखिए विष्णुगुप्त था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। देखिए चाणक्य को कौटिल्य, विष्णुगुप्त
और चाणक्य तीनों कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम था पर्ण था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम था पर्ण था। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, अजीविकों ने किया था। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था, अजीविकों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में कितने प्रांत थे? तो अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में थे? वह हो जाएगा, देखिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में वृष्टि क्या था? तो मौर्य काल में वृष्टि था वह देखिए बेगार था, मुक्त श्रम था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मौर्य काल में वृष्टि था तो बेगार था, मुक्त श्रम होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुद्रा राक्षस में किया गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में सैन्यधाता कौन था? तो मौर्य प्रशासन में सैन्यधाता कौन होता था? तो वह हो जाएगा, देखिए आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, कोषाध्यक्ष होता था। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मौर्य प्रशासन में सैन्यधाता होता था वह कोषाध्यक्ष होता था। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था अशोक ने करवाया था। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था तो मौर्य अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण चैप्टर हैं? तो वह हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिकरण हैं तो 15 हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुण पुरुष कहा जाता था। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मौर्य काल में गुप्तचरों को गुण पुरुष कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? वह देखिए पाटलिपुत्र में हुआ था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। देखिए आज आपकी 22 तारीख हो गई है, आपके एग्जाम में अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है, इसलिए देखिए जितने भी क्वेश्चन अब तक करवा चुके हैं अब नया कोई नहीं करवाएंगे। देखिए जो भी करवा चुके हैं क्वेश्चन उसी का रिवीजन करेंगे। देखिए 2011 से लेकर 2022 तक के जितने भी PYQ क्वेश्चन पूछे गए हैं प्लस देखिए सिलेबस के अनुसार जो जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है सभी आपको देखिए कराने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी एक भी क्लासेस मिस नहीं हो। और देखिए 1 से 2 बार उसको ज़रूर रिवीजन कर लीजिए क्योंकि जितने भी देखिए क्वेश्चन लिए हैं सभी इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं, इसलिए एक भी क्लास मेरी मिस मत करिएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए जितना हो सके देखिए रिवीजन करिए। बस आपको देखिए जितने भी PYQ क्वेश्चन है प्लस देखिए सिलेबस के अनुसार वही कर लीजिए, आपका 100% यूपी टेट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के धर्म की परिभाषा कहाँ से ली गई थी? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, राहुलोवाद सूत्र से ली गई थी। अशोक के धर्म की परिभाषा ली गई थी तो राहुलोवाद सूत्र से ली गई थी। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो मौर्य काल में सीता का तात्पर्य होता था वह देखिए राज की भूमि से आय से होता था। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मौर्य काल में सीता का अर्थ होता था राज की भूमि से प्राप्त आय होता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। पुष्यगुप्त चंद्रगुप्त का राजपाल ने करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण करवाए थे देखिए पुष्यगुप्त करवाए थे और चंद्रगुप्त के राजपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं में था, ग्रीक और अरामी में था। तो अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं में था, ग्रीक और अरामी भाषा में था। तो वह हो जाएगा देखिए सार ए कूना कंधार का अभिलेख हो जाएगा। तो आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अशोक के सार ए कूना कंधार का अभिलेख दो भाषाओं में था, ग्रीक और अरामी भाषा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटीयोकस ने किसे भेजा था। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटीयोकस ने किसे भेजा था। तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डायमेकस को भेजा था। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटीयोकस ने भेजा था तो डायमेकस को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है। तो वह हो जाएगा आपका देखिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, देवनागरी का प्रयोग नहीं हुआ है। अशोक के शिलालेखों में देवनागरी का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया था। तो मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया था। वह देखिए शुंग वंश ने शासन किया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। मौर्य वंश के ठीक बाद शासन किया था तो शुंग वंश ने किया था। देखिए यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। बृहदर्थ था मौर्य वंश का अंतिम शासक। देखिए पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके बृहदर्थ की शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। देखिए कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था। यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, कलिंग युद्ध कब हुआ था। तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। वह देखिए उड़ीसा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी। तो वह हो जाएगा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भद्रबाहु से ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी तो भद्रबाहु से ली थी। देखिए ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था। तो वह देखिए जैन धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये भी क्वेश्चन बन सकता है तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में माप और तौल का अध्यक्ष क्या कहलाता था। तो वह हो जाएगा इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, पौतवा अध्यक्ष कहलाता था। मौर्य काल में माप और तौल का अध्यक्ष कहलाता था तो पौतवा अध्यक्ष कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान कर को घटाकर कितना कर दिया था। तो अशोक ने लुम्बिनी में धर्म यात्रा के दौरान कर को घटाकर कितना कर दिया था। तो वह हो जाएगा 1/8 कर दिया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन देखिए लिए हैं मौर्य वंश से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को देखिए सेव कर लीजिएगा, 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था देखिए कौटिल्य ने किया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कौटिल्य ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में नगर का प्रशासन कितने सदस्यों की परिषद करती थी। तो वह हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन 30 सदस्यों की परिषद किया करती थी। मौर्य काल में नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की परिषद किया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा हो जाएगा। वह देखिए रुमेनदेई का हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है वह रुमेनदेई का भी लेख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र को पाली बोथरा किसने कहा था। तो पाटलिपुत्र को पाली बोथरा किसने कहा था। तो वह हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेगस्थनीज ने कहा था। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी।
तो मौर्य काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा होती थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा, संस्कृत भाषा होती थी। मौर्य काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अशोक था। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। धम्म महामात्रों की नियुक्ति करने वाला प्रथम शासक अशोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में कंटक शोधन क्या था? तो मौर्य काल में कंटक शोधन क्या होता था? तो वह हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फौजदारी न्यायालय होता था। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मौर्य काल में कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रोकोटस के रूप में पहचान किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रोकोटस के रूप में पहचान किसने की थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, विलियम जोन्स ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रोकोटस के रूप में पहचान की थी विलियम जोन्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने गया जिले में अजीकों के लिए कौन सी गुफा बनाई थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी बनाई थी। यहाँ पे देखिए, अशोक ने गया जिले में अजीकों के लिए सुदामा गुफा भी बनाई थी, लोमस ऋषि गुफा भी बनाई थी और 20 झोपड़ी भी बनाई थी। यह सभी गुफा बनाई थी। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा को कितने प्रकार के दुर्ग बनाने चाहिए थे? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा को कितने प्रकार के दुर्ग बनाने चाहिए थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन 4 बनाने चाहिए थे। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में आयोजित तीसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो वह हो जाएगा मोगलीपुत्र तिस्य था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अशोक के शासनकाल में आयोजित तीसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तिस्य था। तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। देखिए, तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अयोग्य उत्तराधिकारी माना जाता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण माना जाता है अयोग्य उत्तराधिकारी का। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, आज आपको एसएसटी के 60 क्वेश्चन करवा चुके हैं मौर्य शासनकाल से, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास को 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा। और देखिए, यहाँ से आपको हिंदी कराने वाले हैं, 35 क्वेश्चन आपको देखिए हिंदी के कराने वाले हैं। तो देखिएगा आगे। देखिए, हिंदी की क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग देखिए सेशन को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, कोई कैसा सरनाम है? तो कोई कैसा कैसा सरनाम हो जाएगा? तो वह देखिए अनिश्चयवाचक हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई कैसा है सरनाम हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई किस सरनाम का उदाहरण है? कोई किस सरनाम का उदाहरण हो जाएगा, यह भी देखिए अनिश्चयवाचक हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, कोई कैसा आएगा तो यह देखिए आपका अनिश्चयवाचक सरनाम के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे किस प्रकार का सरनाम है? तो मुझे किस प्रकार का सरनाम हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर देखिए पहला हो जाएगा, उत्तम पुरुष आ जाएगा। मुझे किस प्रकार का सरनाम होगा? तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? तो अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण हो जाएगा? तो वह देखिए आपका राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में काव्य शास्त्र की पहली पुस्तक कौन सी है? तो हिंदी में काव्य शास्त्र की पहली पुस्तक कौन हो जाएगी? तो वह हो जाएगा, देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रसिक प्रिया हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी में काव्य शास्त्र की पहली पुस्तक है रसिक प्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया का उदाहरण हो जाएगी?
उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर कौन सी क्रिया का उदाहरण हो जाएगी? तो वह देखिए पूर्वकलिक क्रिया हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर देखिए ये देखिए पूर्वकलिक क्रिया हो जाएगी। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं वह काम आप ही कर लूँगा किस सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा? तो वह देखिए निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं वह काम अपने आप ही कर लूँगा या लूँगी, देखिए यह आपके निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है, यहाँ कोसी कौन सी संज्ञा है? तो कोसी नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है, यहाँ कोसी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कोसी नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है, इसमें देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण शब्द किस संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा? तो रामायण शब्द किस संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा? वह देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, रामायण शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी में कुल देखिए 18 बोलियां हैं। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हिंदी में कुल 18 बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें में से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? तो कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? तो वह देखिए बुंदेली हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए मारवाड़ी और मेवाती और मलवी ये देखिए सभी राजस्थान की बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? वह हो जाएगा स्वयंभू थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि थे स्वयंभू थे। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी है तो पानी कौन सा संज्ञा हो जाएगा? तो वह देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, पानी आपका देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं आप कौन सा सर्वनाम होगा? मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो इसमें देखिए निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जा रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो वह जा रहा है इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो वह देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, वह जा रहा है तो देखिए निश्चय हो जाएगा, वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा? तो आपका देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो हो जाएगा, जो देखिए संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आप ही चला जाऊंगा वाक्य में आप सर्वनाम किसका है? तो मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, इसमें सर्वनाम हो जाएगा देखिए निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो वह देखिए आपका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, देखिए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और देखिए अन्य पुरुष, 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने कुल भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। देखिए पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके अंतर्गत मैं, तुम, वह आता है। और दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, इसके अंतर्गत यह और वह आता है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें देखिए कोई और कुछ आता है। संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो सो आता है। और पांचवा हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसके अंतर्गत कौन क्या आता है। देखिए छठवां निजवाचक सर्वनाम होता है, इसके अंतर्गत आप, स्वयं, खुद आता है। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? तो कोई हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई हो जाएगा तो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो संबंधवाचक सर्वनाम का डी ऑप्शन में प्रयोग हुआ है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो जागेगा वह पाएगा, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को क्या कहा जाता है? तो किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए हरियाली है, तो हरियाली में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो हरियाली में देखिए भाववाचक संज्ञा होती है। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हरियाली में भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूहवाचक संज्ञा कौन सा है? तो इनमें में से समूहवाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा? तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंगूर हो जाएगा। देखिए अंगूर एक समूह और गुच्छे में होता है, इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केजरीवाल को सफलता मिली है, वाक्य में कौन सा सफलता संज्ञा है? तो केजरीवाल को सफलता मिली, वाक्य में कौन सा सफलता संज्ञा हो जाएगा? इसमें देखिए भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है, वह संज्ञा कौन सी कहलाती है? तो जिस संज्ञा शब्द में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध होता है, तो वह संज्ञा कौन सी संज्ञा कहलाती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है? तो ईमानदारी में देखिए आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ईमानदारी में आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कपन में संज्ञा कौन सी है? तो लड़कपन में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? वह देखिए भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लड़कपन में भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? तो निम्न में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी? तो वह देखिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेना हो जाएगा। इसमें देखिए समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी संज्ञा कौन सी है? तो चांदी में कौन सा संज्ञा है? वह देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चांदी में द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफल में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो सफल में भाववाचक संज्ञा हो जाएगी सफलता हो जाएगी। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सफल का भाववाचक संज्ञा सफलता हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो जुलाई शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? वह देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जुलाई में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? तो भारत में कौन सी संज्ञा होगी? वह देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। भारत में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के सेशन में से देखिए एसएसटी में से आपके 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही बने हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए हिंदी में आपके 35 क्वेश्चन में से कितने सही बने हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए ऐसे ही करके आप लोगों को क्लास ज़्यादा से ज़्यादा कराने वाले हैं। देखिए कल आपको एसएसटी के 2011 से लेकर 2022 तक के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं सभी वन लाइनर में कराने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी क्लासेस जो भी हो देखिए सभी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी।